साथियों, ज्ञानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हम राजस्थान अध्ययन का प्रथम पार्ट हमारा चल रहा है। इसके पार्ट 2 बना दिए हैं, ये तीसरा पार्ट है प्रथम पार्ट का। तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। तो अब हम आगे के पार्ट को शुरू करते हैं। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कटारगढ़ कुंभलगढ़ में हुआ था। प्रताप ने मेवाड़ के सियासत पर केवल 25 वर्षों तक ही शासन किया, लेकिन इतने समय में उन्होंने ऐसी कीर्ति अर्जित की जो देश काल की सीमा को पार कर अमर हो गई। और ये मेवाड़ राज्य की वीरता, बलिदान और देशाभिमान का पर्याय बन गए। प्रताप को पहाड़ी भागों में कीका कहा जाता था, जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रताप को पहाड़ी भागों में कीका कहा जाता था और स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है। अकबर ने प्रताप की दीनता में लाने के अनेक प्रयास किए, परंतु वे सब निष्फल रहे। जहाँ भारत के तथा राजस्थान के अधिकांश नरेशों ने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली थी, प्रताप ने वैभव के प्रलोभन को ठुकरा कर राजनीतिक मंच पर अपनी कर्तव्यपरायणता के उत्तरदायित्व के बड़े साहस से निभाया। उसने अपनी निष्ठा और दृढ़ता से अपने सैनिकों को कर्तव्य बोध, प्रजा के आशावादी और शत्रु को भयभीत रखा। अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था और प्रताप इसकी रक्षा के लिए। दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होना ही हल्दी घाटी युद्ध का कारण बन गया। अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, परंतु इसमें मान सिंह प्रताप को मारने, बंदी बनाने में असफल रहा। वही प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक की पीठ पर बैठकर मुगलों को ऐसा छकाया कि अपना पिंड छोड़कर मेवाड़ से भाग निकले। यदि हम इस युद्ध के परिणामों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली, परंतु इस विजय पराजय से कोई कम नहीं था। इतिहासकार डॉक्टर के.एस. गुप्ता के इस संदर्भ में टिप्पणी की परिस्थितियों एवं परिणामों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर विजयश्री प्राप्त न कर सका, यानी युद्ध का परिणाम कुछ भी नहीं निकला। महाराणा प्रताप चले गए, महाराणा प्रताप की सेना को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए। परिस्थिति वस्तु कहा कि अकबर ने जीता, लेकिन अकबर को उसका कुछ फायदा नहीं मिला, क्योंकि वह अकबर न तो मान सिंह महाराणा प्रताप को बंदी बना सका, न उनकी सेना को कुछ नुकसान कर सका। महाराणा प्रताप को विपत्ति काल में उसके मंत्री भामाशाह ने सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी। इस कारण भामाशाह को दानवीर, मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा जाता है। राणा प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खां को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया। प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप ने विभिन्न समय में कुंभलगढ़ और चावंड को अपनी राजधानियां बनाई थी। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टॉड का कथन है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन, ये सब बातें दृढ़ चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्ज्वल रखने वाली दृढ़ साहस और कर्मठता को दबाने में पर्याप्त न थी। अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उसकी कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपाली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन, यानी हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। अतएव स्वतंत्रता की महान स्तंभ, सद्कार्यों का समर्थक और नैतिक आचरण के पुजारी होने के कारण आज भी प्रताप का नाम भारतीयों के लिए आशा का बादल है और ज्योति का स्तंभ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महाराणा प्रताप असंख्य भारतीय देशभक्तों के लिए स्वतंत्रता के पुंज बने रहे। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 के पश्चात उसके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए मुगलों से संधि करना श्रेयस्कर माना। अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाले मेवाड़ का प्रथम शासक था। संधि में कहा गया था कि राणा अमर सिंह
राणा अमर सिंह को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परंतु राणा के दरबार में जाकर उपस्थित होना आवश्यक न होगा। अगले शासक हैं महाराणा राज सिंह, जिनका कार्यकाल 1652 से 1680। मेवाड़ की जनता के दुष्काल से सहायता पहुंचाने के लिए तथा कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राज सिंह ने युद्ध नीति और राज्य हित के लिए संस्कृति के तत्वों को पोषण की नीति को प्राथमिकता दी। रणकुशल, साहसी, वीर और निर्भक शासक था। कला के प्रति प्रेम, रुचि, साहित्य के प्रति निष्ठा थी। मेवाड़ के इतिहास में निर्माण कार्य एवं साहित्य को उसके समय में जितना प्रश्रय मिला, कुंभा को छोड़कर किसी अन्य शासक के समय में न मिला। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक ने मैत्री संबंध बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर शत्रुता बढ़ा लेना राज सिंह की समयोचित नीति का परिणाम था। इसमें इतना डिटेल से नहीं लिख रखा है, हल्का हल्का से ऊपर से रिवीजन हो जाएगा इससे, और हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। ये 9th क्लास की बुक है, तो 9th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही इसमें मटेरियल है। अगले शासक है कछवाहा वंश। कछवाहा वंश राजस्थान के इतिहास मंच पर 12वीं सदी से दिखाई देता है। इनको प्रारंभ में मीणों और बड़गुजरों का सामना करना पड़ा। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में दुले राय, पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली थे। उन्होंने दौसा, रामगढ़, खोय, जोटवाड़ा, गेटोर तथा आमेर को अपने राज्य में सम्मिलित किया था। पृथ्वीराज राणा सांगा का सामंत होने के नाते खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ा था। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कछवाहों की स्थिति संतोषजनक नहीं रही। क्रय लय और अयोग्य शासकों ने राज्य निर्बल हो रहा था। 1547 में बारमल ने आमेर की बागडोर हाथ में ली। बारमल ने उदीयमान अकबर की शक्ति का महत्व समझा और 1562 में उसने अकबर की दीनता स्वीकार कर अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अकबर की ये बेगम मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई। बारमल पहला राजपूत था जिसने मुसलमानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हरकाबाई का विवाह, अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया और इसे बेगम मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई। और फिर अगले शासक है बारमल के पश्चात कछुआ शासक मान सिंह। अकबर के दरबार का योग्य सेना नायक था। रणथंभौर के 1569 के आक्रमण के समय मान सिंह और उसके पिता भगवंत दास अकबर के साथ थे। मान सिंह को अकबर ने काबुल भेजा, बिहार, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। यह प्रश्न वर्तमान में 2nd ग्रेड में आ चुका है कि मान सिंह को अकबर ने किस सैन्य अभियान पर नहीं भेजा था। इसमें काबुल, बिहार, बंगाल था और एक अन्य ऑप्शन था। तो इसमें भगवान मान सिंह को काबुल भेजा, बिहार भेजा और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था वह। उसे अकबर ने 7000 मनसब प्रदान किया। मान सिंह ने आमेर में शिला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाया। यानी मान सिंह ने क्या किया, आमेर में एक तो शिला देवी का मंदिर बनाया, जगत शिरोमणि मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाया था। और इनके समय दादू दयाल ने वाणी की रचना की थी। मानसिंह के पश्चात शासकों में मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी तक शासक था। महत्वपूर्ण थे। 46 वर्षों तक शासन किया। जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इसे शाहजहाँ ने मिर्जा राजा की, यानी मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी। मिर्जा राजा का खिताब प्रदान किया। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को मराठों के विरुद्ध दक्षिण भारत में नियुक्त किया गया। जयसिंह ने पुरंदर में शिवाजी को पराजित कर मुगलों संधि के लिए बाध्य किया। 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। इसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया। इस प्रकार पुरंदर की संधि जयसिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का सफल परिणाम थी। जयसिंह ने बनवाए आमेर के महल और जयगढ़ औरंगाबाद में जयसिंहपुरा उसकी वास्तुकला के प्रति रुचि का प्रदर्शित करते थे। इसके दरबार में हिंदी का प्रसिद्ध ग्रंथ कवि बिहारी मल था। यानी बिहारी मल कवि किसके दरबार में था, तो वह मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था। अगले शासक हैं सवाई जयसिंह द्वितीय। 1700 से 1743 ईस्वी का द्वितीय शासन रहा इनका। राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद, विद्वान और साहित्यकार, कला के पारखी था।
मालवा के मुगल सूबेदार रहा था। जय सिंह ने मुगल प्रतिनिधि के रूप में बदन सिंह का सहयोग जाटों का दमन किया। जय सिंह ने राजपूताना में अपनी स्थिति मजबूत करने, मराठों का मुकाबला करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 को बिलवाड़ा, एक स्थान है बिलवाड़ा में, हुरडा में राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया। इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर आदि के शासकों ने भाग लिया, परंतु इस सम्मेलन का जो परिणाम होना चाहिए था वह नहीं हुआ, क्योंकि उस समय राजपूत शासकों में क्या अपने आपसी स्वार्थ भिन्न भिन्न थे। इस कारण एकता का अभाव था। इस कारण सम्मेलन तो हो गया, लेकिन सम्मेलन के बाद उन्होंने यहाँ हुरडा के पास में रामपुरा स्थान है, वहाँ पर इकट्ठे होने की, वर्षा ऋतु के बाद में उस स्थान पर इकट्ठे होने की घोषणा की थी, लेकिन स्वार्थों के कारण वह नहीं हो सका। और इसके जैसे ही मेवाड़ महाराणा वहाँ उदयपुर पहुँचे तो उधर से भोसले आ गया, उधर से मराठा आ गए, तो मराठा को सम्मान किया, शाही मेहमान से स्वागत किया। इस कारण ये सम्मेलन असफल हो गया। सवाई जय सिंह अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से बूंदी के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर स्वयं वहाँ का सर्वेसर्वा बन बैठा, परंतु बूंदी के बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी ने जय सिंह की बहन थी मराठा मल्लाराव होलकर को अपना राखी बंद भाई बनाकर धन का लालच देकर बूंदी आमंत्रित किया। यानी मराठों को तो कैसे न कैसे राजस्थान में एंट्री करनी थी। फिर उन्होंने एंट्री की, राजस्थान में इतना हाहाकार मचाया, इतनी लूटपाट की हद नहीं। किसी ने भी पैसा दे दिया तो उसी के साथ हो जाती थी मराठा शासक। और यहाँ पर बूंदी की शासक अमर कुंवरी ने तो मराठों को आमंत्रित दे दिया, उनको तो बहाना चाहिए था, और इसके परिणाम बहुत खतरनाक हुए आगे के वर्षों में। राखी बंद भाई बनाकर धन लालच देकर बूंदी आमंत्रित किया, और होलकर सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। और सवाई जय सिंह संस्कृत पारसी का विद्वान होने के साथ गणित खगोल शास्त्र का साधारण पंडित था। 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई, और इसका तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर जीज मोहम्मद शाही नाम रखा। जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। सवाई जय सिंह की महान देन जयपुर है। 1727 में स्थापना की। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। नगर निर्माण विचार से यह नगर भारत और यूरोप में अपने ढंग का अनूठा है। समकालीन और वर्तमानकालीन विदेशी यात्रियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जयपुर में जय सिंह ने सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया, और जयगढ़ में जयबाण नामक तोप बनवाई थी। यानी जयपुर में जय सिंह ने नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, जिसका निर्माण करवाया, और जयगढ़ किले में जयबाण तोप भी बनाई। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में 5 वेधशालाओं का निर्माण बनाया। यानी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस 5 वेधशालाएं बनाई, जिसमें सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर वाली ही है। ग्रह नक्षत्रों की गति सही तौर पर जानने के लिए बनवाई थी। और जयपुर के जंतर मंतर में सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी है, सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है। यानी सूर्य घड़ी है जिसे सम्राट यंत्र कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। धर्म रक्षक होने के नाते उसने वाजपेयी, राजसूय आदि यज्ञों का आयोजन किया। अंतिम हिंदू नरेश था जिसने भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ किया था। यानी ये अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, तो वह भारतीय परंपरा के अनुकूल वह जय सिंह था, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह अपने शौर्य बल, कूटनीति और विद्वता के कारण अपने समय का ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन गया था, परंतु वह इस युग के प्रचलित दोषों से ऊपर न उठ सका। यानी उस समय मराठों ने आक्रमणों से राजस्थान के सारे शासक परेशान हो गए थे। किसी राजा ने धन दे दिया तो उसी के साथ हो जाते थे और आपस में लड़ाने कार्य करते थे। और स्थिति बहुत, एक तरफ तो अंग्रेज, एक तरफ मराठा, सभी तरह से हालत बहुत खराब कर दी थी। राठौड़ वंश, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित थे। जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ राजपूत प्रसिद्ध रहे। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष कौन था? यानी जोधपुर राज्य का मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राव सिंहा को कहा जाता है। मारवाड़ के एक छोटे भाग पर शासन किया, परंतु लंबे समय तक गुइलों, परमारों, चौहानों आदि राजपूत राजवंशों की तुलना में राठौड़ों की शक्ति प्रभावशाली न हो पाई।
राठौड़ शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाकर यहाँ मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया। राव जोधा ने 1459 में क्या किया? जोधपुर बसाकर मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया। और राव गंगा 1515 से 1532 ईस्वी में खानवा के युद्ध में 4000 सैनिक भेजकर सांगा की मदद की थी। यानी राव गंगा 1515 से 32 तक रहे और इन्होंने खानवा युद्ध में 4000 सैनिक भेजे थे राव गंगा ने। इस प्रकार सांगा शक्ति संपन्न शासक के साथ रहकर राव गंगा ने अपने राज्य का राजनीतिक स्तर ऊपर उठा दिया। राव मालदेव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र था। वह अपने समय का एक वीर प्रतापी शक्ति संपन्न शासक था। इसके समय में मारवाड़ की सीमा हिंडौन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित हो चुकी थी। मालदेव की पत्नी उमादे जैसलमेर की राजकुमारी इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात है। मालदेव ने साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जयसिंह को मारकर अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा को पूरी किया, परंतु मालदेव ने अपनी विजयों से जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर से शत्रुता बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी। एक बात तो यह है कि आपको ना हमेशा अपने, अगर किसी भी आप जैसे गांव में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, शहरों में तो ऐसा है कि पड़ोस में कौन रहता जानते ही नहीं, लेकिन अगर कोई भी समस्या हो जाती है ना, सबसे पहले पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी से संबंध आपको एक सीख आप जरूर रखना, पड़ोसी संबंध हमेशा अच्छे रखने का प्रयास करना, क्योंकि मुसीबत के समय सबसे पहले पड़ोसी आते हैं। रिश्तेदार सब बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले पड़ोसी आएंगे। और अच्छा पड़ोसी, अगर आप भी अच्छा पड़ोसी होने का प्रयास करोगे तो आपको भी इसके अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि आपको अच्छे पड़ोसी रखने चाहिए, अच्छा पड़ोसी से व्यवहार रखना चाहिए। इस प्रकार देखो, जैसे इसने राव मालदेव ने किया। बीकानेर में इन्हीं के भाई बंधु थे, उनसे दुश्मनी मोल ले ली, इसके परिणाम इसे बाद में बहुत भयानक भुगतने पड़ेंगे। और बीकानेर, मारवाड़ सभी से शत्रुता बढ़ा ली थी अधिकार करने के चक्कर में। इससे सहयोगी संख्या कम कर दी। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता था, परंतु मालदेव पर संदेह करके अमरकोट की ओर प्रस्थान कर गया। मालदेव की सेना को 1544 में गिरिश्तमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध से पूर्व शेरशाह ने चालाकी का सहारा लेते हुए मालदेव के दो सेनापति जेता और कुपा को जाली पत्र लेकर अपनी मिलाने का ढोंग रचा और इस युद्ध में स्वामी भक्त जेता और कुपा मारे गए। तथा शेरशाह की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के पश्चात शेरशाह ने कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव के पुत्र चंद्रसेन एक स्वतंत्र प्रकृति का वीर था। अपने अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया, परंतु अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की। वंश, गौरव और स्वाभिमान जो राजस्थान की संस्कृति के मूल तत्व है, वह हम चंद्रसेन के व्यक्तित्व में पाते हैं। महाराणा प्रताप ने जैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार चंद्रसेन भी आजन्म अकबर से टक्कर लेता रहा। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। इस प्रकार उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री मानबाई जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण वह जोधाबाई भी कहलाती थी। यानी जोधाबाई में बहुत कन्फ्यूजन होता। जोधाबाई उदय सिंह की पुत्री थी जिसका नाम मानबाई था, और जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण जोधाबाई कहा जाता है। और इनका विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध थी। और गज सिंह का पुत्र अमर सिंह राठौर राजकुमारों अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। आज भी इनके नाम ख्याल राजस्थानी गांवों में गाए जाते हैं। जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध 1658 में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर भाग लिया था। शाही सेना की पराजय से जसवंत सिंह युद्ध मैदान में भागने को मजबूर कर दिया। जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध 1659 में शुजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ने गया था, परंतु वह मैदान में शुजा से गुप्त संवाद कर शुजा की ओर शामिल हो गया और इसके लिए अशोभनीय था। हालांकि वह जैसा वीर साहसी और कूटनीतिज्ञ था, वैसा ही विद्या और कला प्रेमी भी था। भाषाभूषण नामक ग्रंथ लिखा। मुनो नेणसी इसका मंत्री था। नेणसी द्वारा लिखी गई नेणसी रिख्यात मारवाड़ा परगनारी विगत राजस्थान की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन का अनुपम ग्रंथ है।
जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था। इसके अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बनाए रखा। मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी अपनी स्वतंत्र प्रकृति का परिचय देकर राठौड़ वंश के गौरव और अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रखी। राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया था। दुर्गादास ने क्या किया था? औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, परंतु अजीत सिंह ने अपने सच्चे सहायक और मारवाड़ के रक्षक अदम्य साहसी वीर दुर्गादास को, जिसने जन्म से ही उसका साथ दिया, बुरे लोगों के बहकाने में आकर किसी अपराध के मारवाड़ के निर्वासित कर दिया बिना किसी अपराध के। इसकी कृतज्ञता के चरित्र पर कलंक की कालिमा के रूप में सदैव अंकित रहेगी। दुर्गादास ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लिया था। उसने शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा को शरण देकर तथा उसके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया था। यानी दुर्गादास ने अपनी कूटनीति से क्या था? औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लिया। शहजादा अकबर का पुत्र था बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा शरण देकर कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ एक चमकता हुआ सितारा है, जिससे इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। राठौड़ों का इसे यूलिसिस कहा। जोधपुर के राव जोधा के पुत्र बीका ने 1488 में बीकानेर बसाकर राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बीकानेर के पुत्र लोणकरण को इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा गया। बीकानेर के जयसी को बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष हुआ। कामरान की पराजय हुई। 1570 में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह के साथ भाग लिया। तभी से मुगल सम्राट और बीकानेर राज्य का मैत्री संबंध स्थापित हो गया। बीकानेर के नरेशों में कल्याणमल प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली। अगले शासक है महाराजा राय सिंह ने मुगलों के लिए गुजरात, काबुल, गंधार अभियान किए। वीरोचित स्वामी भक्ति गुणों के कारण अकबर और जहांगीर का विश्वास पात्र बन गया। राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण करवाया। मुगल प्रभाव दिखाई देता है जिस पर स्वभाव का उदार और दानवीर शासक था। इसी आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण का ने महाराजा दलपत सिंह का आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने के कारण जहांगीर ने उसे कैद कर मृत्यु दंड दिया था। महाराजा कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह कहा गया। यानी जंगलदर बादशाह किन्हें कहा गया? तो महाराजा कर्ण सिंह को कहा जाता है। उपाधि का उपयोग फिर सभी शासक करते थे। महाराजा अनूप सिंह वीर, कूटनीतिज्ञ और विद्यानुरागी शासक था। अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद पर अपना अनुपोदय टीका लिखा था। इन्होंने किस किस पे लिखा था? अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनुपोदय टीका लिखा। संगीत प्रेम था। अपने दक्षिण में रहते हुए अनेक ग्रंथों को नष्ट होने से बचाया और उन्हें खरीदकर अपने पुस्तकालय के लिए ले आए। कुंभा के संगीत ग्रंथों का पूरा संग्रह भी इन्होंने एकत्र करवाया था। आज अनूप पुस्तकालय बीकानेर अपने अलभ्य पुस्तकों का भंडार है। श्री अनूप सिंह का विद्यानुराग है। दक्षिण में रहते हुए अपने अनेक मूर्तियों का संग्रह किया और नष्ट होने से बचाया। मूर्तियों का संग्रह बीकानेर के 33 करोड़ देवता के मंदिर में सुरक्षित है। किशनगढ़ में भी राठौड़ सत्ता का पृथक केंद्र था। प्रसिद्ध शासक सावंत सिंह था। कृष्ण भक्त होने के कारण नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध था। इसके समय किशनगढ़ में चित्रकला का अद्भुत विकास हुआ। किशनगढ़ चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था। विश्व प्रसिद्ध वणी टणी चित्र चित्रित किया था। अगले शासक है चौहान वंश। चौहानों के अधिवासन और प्रारंभिक विस्तार के बारे में विगत पृष्ठों में अध्ययन कर चुके हैं। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी विजयों से उत्तरी भारत की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। चंदेल शासक परमर्दी देव के सहस्भक्त सेनानी आला उद्दल को मारकर 1182 को महोबा को जीत लिया। कन्नौजी गढ़वाल शासक जयचंद का दिल्ली को लेकर चौहानों को वैमनस्य था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी अपनी दिग्विजय कन्नौज में शामिल करना चाहता था।
उसका इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद की महत्वाकांक्षा दोनों के वैमनस्य कारण बन गया। पृथ्वीराज रासो दोनों के मध्य शत्रुता कारण बन जयचंद की पुत्री सहयोगिता को बताता है। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में उत्तरायण के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर भारत में तुर्क आक्रमण का धक्का पहुंचाया। तुर्कों के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में उत्तरायण का प्रथम युद्ध हिंदू विजय गौरव में अध्याय है, परंतु पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित तुर्की सेना पीछा न किया जाना युद्ध की गई भूल के रूप में भारतीय भ्रम का एक कलंकित पृष्ठ है। इस भूल का परिणाम स्वरूप 1192 में मोहम्मद गौरी ने उत्तरायण के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया। इस हार के कारण राजपूतों को परंपरागत सैन्य संगठन माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपने राज्यकाल के आरंभ से लेकर अंत तक युद्ध लड़ता रहा, अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष के होने प्रमाणित मांग करता है। सिवाय उत्तरायण के द्वितीय युद्ध के वे सभी युद्धों में विजेता रहा। अच्छा गुणी होने के साथ साथ गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। जयानक विद्यापति गौड़ वागीश्वर जनार्दन और विश्वरूप दरबारी लेखक और कवि थे। जयानक विद्यापति गौड़ वागीश्वर जनार्दन और विश्वरूप दरबारी लेखक और कवि थे। कृतियाँ इसके समय की ओर अमर बनाए हुए हैं। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज चौहान का आश्रित कवि था। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की। यहाँ की प्रतिभा संपन्न शासकों में अमीर का नाम सर्वोपरि है। राजस्थान दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर के समय रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इसका मुख्य कारण अमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थियों को आश्रय देना था। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन ने अमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अमीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया और वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। अमीर की रानी रंगदेवी और पुत्री ने जौहर व्रत द्वारा अपने धर्म की रक्षा की। राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। अमीर के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। अमीर के बारे में प्रसिद्ध है तिरिया तेल हमीर अट चढ़े न दूजी बार। जालौर की चौहान शाखा के संस्थापक कीर्तिपाल था। कीर्ति प्राचीन शिलालेखों में जालौर का शासक जाबालीपुर और किले को स्वर्णगिरी मिलता है। इसको अपभ्रंश में सोनगढ़ भी कहते हैं। इस पर्वत के नाम से चौहानों को यह शाखा सोनगरा कहलाई। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के जीतने से पूर्व 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया था। चौहानों के एक सरदार जिसका नाम सातल देव था, दुर्ग का रक्षक था, अनेक स्थानों पर तुर्कों को छकाया था उसने, इसलिए इसके शौर्य की दाग राजस्थान में जम चुकी थी। परंतु एक राजद्रोही बावली नामक सैनिक द्वारा विश्वासघात करने के कारण सिवाना किले का पतन हो गया और अलाउद्दीन ने सिवाना जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया। विजय के पश्चात 1311 में जालौर का भी पतन हो गया। वहाँ के शासक कानड़देव वीर गति को प्राप्त हुआ। सूरवीर योद्धा, देशाभिमानी और चरित्रवान व्यक्ति था। उसने अपने अदम्य साहस और सूझबूझ से किले के निवासियों, सामंतों, राजपूत जाति का नेतृत्व कर एक अपूर्व ख्याति अर्जित की। वर्तमान में हाड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंशी हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कुंभाकालीन राणपुर के लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है, यानी बूंदी का नाम वृंदावती किस अभिलेख में मिलता है? तो राणपुर के लेख में कुंभाकालीन था। और राव देवा ने मीणाओं को पराजित कर 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। यानी बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? राव देवा ने की 1241 में की थी। और बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण भी बरसिंह आडा ने करवाया था। यानी बूंदी की स्थापना राव देवा ने की 1241 में और तारागढ़ किले का निर्माण, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण बरसिंह आडा ने करवाया। तारागढ़ ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रों के लिए विख्यात रहा है और बूंदी के सुरजन सिंह ने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और बूंदी के प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी शत्रुसाल आडा का स्मारक है।
जो 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से लड़ते हुए मारा गया। बुद्ध सिंह का शासनकाल में मराठों ने बूंदी रियासत पर आक्रमण किया था। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था। शाहजहां ने बूंदी से अलग कर माधो सिंह को सौंप दिया था। यानी प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था, लेकिन शाहजहां ने क्या किया, बूंदी को अलग कर माधो सिंह को यहाँ का शासक शाहजहां ने बूंदी को अलग कर माधो सिंह को सौंपकर 1631 में नए राज्य की स्थापना की। कोटा राज्य का दीवान झाला जालिम सिंह इतिहास चर्चित व्यक्तित्व रहा है। कोटा रियासत पर इसका पूर्ण नियंत्रण था। ऐतिहासिक काल में आज तक कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है, इसलिए कोटा का नाम नंदग्राम भी मिलता है। बूंदी कोटा में सांस्कृतिक उपागम के रूप में यहाँ की चित्रशिलियाँ विख्यात रही हैं। बूंदी के पशु पक्षी को श्रेष्ठ अंकन हुआ, वही कोटा शैली शिकार की शैली के लिए विख्यात रही। जय हिंद, जय भारत।